नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं साउंड के अंतर्गत साउंड का जो है विवर्तन क्या है, यानी ध्वनि का विवर्तन क्या है, ध्वनि का परावर्तन क्या है, ध्वनि का अपवर्तन क्या है, नहीं ध्वनि का व्यतिकरण क्या है, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, अनुरमन क्या होता है, नहीं इन सारी चीज की चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने पिछले क्लास में रेजोनेंस पढ़ा था, फिजिक्स चैप्टर के अंतर्गत, नहीं फिजिक्स के अंतर्गत हमने रेजोनेंस पढ़ा, अनुनाद को समझा अच्छे तरीका से, साथ ही साथ उसकी उदाहरण सहित व्याख्या भी देखा। आज हम स्टडी करेंगे ध्वनि के कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी ध्वनि का विवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, अनुरमन, है ना, ये डॉपलर इफेक्ट, इन सब चीजों की चर्चा आज के क्लास में हम करेंगे। तो चलिए मेरे साथ बने रहिएगा। आज का यह क्लास देख लेने के बाद फिर आगे आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। चलिए सबसे पहले हम ध्वनि का परावर्तन देखते हैं। ध्वनि का परावर्तन, है ना, ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। ध्वनि का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, है ना। ध्वनि का परावर्तन क्या होता है समझिए। मान लिया जाए कि यहां से कोई ध्वनि प्रोड्यूस किया गया, यहां से, है ना, ये ध्वनि प्रोड्यूसर यंत्र है, यहां से कोई ध्वनि प्रोड्यूस किया गया, है ना, और ये ध्वनि इस तरह से चली, इस तरह से चली, इस तरह से चली, और यहां पर एक बड़ा ऐसा दीवार था। तो क्या हुआ कि साउंड ऐसे चली और इससे टकराई, और टकरा करके फिर उधर से वापस रिटर्न हो गई। नहीं, कहने का मतलब है कि जब किसी ध्वनि क्या कहता है कि जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस आ जाती है, नहीं जिस माध्यम में, एयर माध्यम में ध्वनि गई और इस दीवार से टकराई, ये क्या है, एक दीवार है ना, इस दीवार से क्या हुई, टकराई, और टकराने के बाद फिर इसी माध्यम में क्या हो गई, वापस हो गई। नहीं, तब हम इस घटना को ध्वनि का परावर्तन नाम देते हैं, रिफ्लेक्शन नाम देते हैं, कि जब ध्वनि किसी परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली आती है तो हम कहेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हुआ, वहां पर ध्वनि का परावर्तन हुआ। चलिए समझ गए इसको अच्छी तरीका से। चलते हैं अब दूसरा बात में, ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है। ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है, इसको समझते हैं। रिफ्रैक्शन, नहीं रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब ये समझते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है। नहीं, तो ध्वनि का अपवर्तन होता है कि जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए तो वह क्या हो, अपने पथ से विचलित हो जाए। जैसे याद कीजिए, लाइट में हमने आपको बताया था कि अपवर्तन क्या होता है, ये प्रकाश मान लिया जाए विरल माध्यम से आए, और जैसे सघन माध्यम में प्रवेश किया, ये एक नॉर्मल है और इस ओर मुड़ गया, यानी ये अपने पथ से, इसका पथ था इस तरफ से, लेकिन ये क्या हुआ, विचलित हो गया। ये था लाइट में, था ना, जस्ट लाइक उसी तरह से यहां पर लाइट नहीं है, यहां पर ध्वनि की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ध्वनि की बात करेंगे, है ना। तो कहता है कि जब ध्वनि तरंग जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, मान लिया जाए कि आप जो ये नदी है, इसमें पानी है इस तरह से, अब कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, इधर से एक बड़ा ऐसा पाइप ले लिया है ना, जिसमें, और यहां से वो क्या कर रहा है, ये व्यक्ति यहां से, यह व्यक्ति क्या कर रहा है, इसमें साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो प्रोड्यूस करेगा तो साउंड कुछ इस तरह से आएगा और जाएगा पानी में। तो वही कह रहा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इस अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, वे अपने पथ पर नहीं रहते हैं। यदि इसका पथ है कुछ इस तरह से, इस तरह से, तो ये इस तरह से ना होकर के इस तरह हो जाता है, नहीं, इसके अपने पथ से क्या होते हैं, विचलित हो जाते हैं।
जो रास्ता उसका जाने का है उस रास्ते से वो भटक जाते हैं। यही कह रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है इसे हम कहते हैं ध्वनि का अपवर्तन। जैसे अपवर्तन के कारण ही ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूर तक सुनाई देती है। नहीं, यह अपवर्तन की घटना है कि दिन में कम सुनाई देगी लेकिन रात में ज्यादा सुनाई देगी। नहीं, तो यही माध्यम में वही कहता है कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है, इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है इसे हम ध्वनि का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं इको का, प्रतिध्वनि का। प्रतिध्वनि, इको क्या होता है? देखिए, प्रतिध्वनि को समझते हैं अच्छी तरीका से। प्रतिध्वनि क्या होता है कि प्रतिध्वनि एक प्रावर्तक ध्वनि है, नहीं, जिसे स्पष्ट सुना जा सकता है। प्रतिध्वनि मतलब क्या? ध्वनि यहां से दिए, दीवार से टकराया और टकरा करके जो फिर वापस हमें सुनाई पड़ी, प्रतिध्वनि कहलाता है। तो प्रतिध्वनि क्या हुआ? एक प्रकार का परावर्तक ध्वनि हुआ, जो क्या होता है, हमें स्पष्ट सुनाई देती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह। श्रोता मतलब जैसे यहां की कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है और ये कोई व्यक्ति, और यहां पर कोई परावर्तक सतह है। तो यहां से ये ध्वनि प्रोड्यूस किया और यहां से टकराई और फिर से ये आई इधर वापस। तो वही कह रहा है कि प्रतिध्वनि सुनना है यदि आपको, तो परावर्तक सतह और प्लस श्रोता के बीच की जो दूरी होनी चाहिए 17 मीटर होनी चाहिए या फिर 16.6 मीटर होनी चाहिए, लगभग 17 मीटर। बात समझे? तो कह रहा है श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर, कहीं कहीं 17.2 मीटर भी पढ़ेंगे आप। सब सही है। एक मतलब इसका जो है लगभग अप्रॉक्स वैल्यू दिया गया है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू दिया गया है, लगभग मान प्राप्त करके बताया गया है। लगभग 17 मीटर की दूरी हो तो परावर्तक ध्वनि को अच्छी तरीका से सुना जा सकता है। आपने यह भी पढ़ा होगा कि कान पर जो ध्वनि का प्रभाव होता है ओनली 1/10 सेकेंड होता है, नहीं, ओनली 1/10 सेकेंड होता है। तो यही कह रहे हैं कि ये क्या है? इको यानी प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्या है? एक प्रकार का परावर्तक ध्वनि है जो श्रोता और परावर्तक सतह के बीच की दूरी लगभग 17 मीटर होता है। क्लियर है? नहीं क्लियर है? चलिए कुछ एग्जांपल लेके क्लियर करते हैं। जैसे आप कभी याद कीजिए, कभी सूखा के दिन में कुआं के पास गए होंगे तो कुआं में पानी नहीं रहता है और आप क्या करते हैं? चिल्लाते हैं जोर से कुआं के सामने झुक करके। नहीं, तो जब चिल्लाते हैं तो जो बात आपने कही वही बात कुछ सेकंड बाद आपको सुनाई पड़ती है। नहीं, तो यही कह रहा है कि जब सूखे कुएं में जोर से चिल्लाया जाए तो वही चिल्लाने की आवाज कुछ सेकंड बाद सुनाई पड़ेगी, जो क्या है? इको है, प्रतिध्वनि है। क्लियर है? क्या है? प्रतिध्वनि। जैसे और भी आप उदाहरण कर सकते हैं, जैसे किसी नली या पाइप के एक सिरे से कोई व्यक्ति बोल रहा है और एक व्यक्ति को कोई दूसरे सिरे पर रख दिया जाए, उस पाइप के दूसरे सिरे पर, तो उसे स्पष्ट ध्वनि सुनाई पड़ेगी। ये भी प्रतिध्वनि में आ जाता है, इको का उदाहरण आता है। नहीं, एक मेडिकल साइंस से उदाहरण है स्टेथोस्कोप। डॉक्टर क्या करते हैं? हृदय की धड़कन पर रख करके स्टेथोस्कोप को, उसकी ध्वनि को सुनते हैं, हृदय की ध्वनि को। मैंने आपको बायोलॉजी में हृदय पढ़ा दिया, उसमें मैंने बताया था कि हृदय धड़कन की जो आवाज होता है लबडब होता है। यह भी एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुका है। नहीं, तो कहने का अर्थ है कि जो डॉक्टर हैं वह भी स्टेथोस्कोप का यूज जो करते हैं, उसके सहारे वो क्या करते हैं? आसानी से प्रतिध्वनि को सुनते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका प्रतिध्वनि यानी इको। चलिए समझते हैं नेक्स्ट, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट, चलिए डॉपलर इफेक्ट समझते हैं। देखिए डॉपलर इफेक्ट क्या है। डॉपलर प्रभाव, सबसे पहले ये जानिए, डॉपलर प्रभाव को जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया था। कब किया था? 1842 में जॉन डॉपलर ने। किसने किया था? जॉन डॉपलर ने 1842 में डॉपलर इफेक्ट दिया था।
इनका कहना था कि जब कोई सीटी बजाती रेल इंजन हमारी ओर आती है तो ध्वनि तेज सुनाई पड़ने लगती है। जब आप याद कीजिए, जब आप प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं और ट्रेन स्पीड में सीटी बजाते हुए आती है तो आपको ध्वनि धीरे 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 तेज सुनाई पड़ती है, और जब सीटी बजाते हुए हमसे दूर जाती है तो ध्वनि धीरे 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 धीमी हो जाती है। इस प्रकार की जो घटनाएं घटित होती है दैट इज डॉपलर इफेक्ट। यही कहलाता है डॉपलर प्रभाव। जैसे चलो उदाहरण लेके समझते हैं। जैसे वायुयान में उड़ते हुए वायुयान के वेग तथा स्थिति का अनुमान लगाया जाता है डॉपलर इफेक्ट के। उड़ते हुए उसके वेग का पता लगाया जा सकता है। कैसे? तो डॉपलर इफेक्ट के वजह से वायुयान उड़ रहा है, उस समय वो कितनी वेग पर है कैसे पता कर सकते हैं? डॉपलर इफेक्ट की वजह से पता कर सकते हैं। समुद्र के भीतर गतिमान पनडुब्बी, समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियां चलती है गतिमान पनडुब्बी, उसकी वेग और अवस्थिति का भी निर्धारण डॉपलर इफेक्ट के तहत किया जाता है कि वह कहां है, कितना वेग से चल रहा है, यह भी डॉपलर इफेक्ट के बता सकता है। नहीं, तारा तथा आकाश गंगाओं की गति का भी अनुमान, तारे और आकाश गंगाएं की गति, इसका गति का अनुमान किससे लगाते हैं? डॉपलर इफेक्ट से लगाते हैं। क्लियर हुआ? हवाई जहाज की गति और अवस्थिति और वेग का पता किससे? डॉपलर इफेक्ट से। समुद्र के अंदर जो पनडुब्बी चलती है उसकी वेग और अवस्थिति का पता किससे? डॉपलर इफेक्ट से। साथ ही साथ तारा तथा आकाश गंगाओं की जो अवस्थिति है, गतिमान है, उसकी भी स्थिति का निर्धारण किससे होता है? डॉपलर इफेक्ट से होता है। क्लियर है? आशा करते हैं कि अच्छी तरीका से आप समझ रहे हैं। एकदम बिल्कुल बने रहिएगा। एकदम एनसीईआरटी का एक कॉन्सेप्ट है। जो लोग एस्टेट का एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है, वैसे तो बाकी जो भी कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है ही। चलिए नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ध्वनि का विवर्तन। ध्वनि का विवर्तन क्या है इसको समझते हैं। ध्वनि का विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। विवर्तन, विवर्तन समझते हैं। ध्वनि का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सॉरी डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डिफ्रैक्शन क्या है देखिए, डिफ्रैक्शन को बढ़िया समझेंगे। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब ध्वनि अवरोध से टकराकर समाप्त नहीं होती है, नहीं, और न ही वह वापस आती है, बल्कि वो मुड़ कर आगे बढ़ जाती है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझे? फिर समझिए। जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर वापस नहीं आती है और न ही समाप्त होती है ना, वह क्या होता है? मुड़कर आगे बढ़ जाती है। इस तरह की जो क्वालिटी होती है यह कहलाता है ध्वनि का डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड यानी विवर्तन। चलिए समझते हैं। मान लिया जाए एक दीवार यहां पर मैंने लगा दिया और ये दीवार में थोड़ा सा यहां पर हम स्पेस छोड़ दिया, ये ठीक है। अब ये इधर से मैंने क्या किया? ध्वनि प्रोड्यूस कराया। ध्वनि प्रोड्यूस कराया तो हमारा जो ध्वनि है वो इस तरह से चला। तो ध्वनि जब इस तरह से चला तो यहां पर अवरोध खड़ा कर दिया। तो क्या हमने कहा कि जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर वापस नहीं आती है और न ही समाप्त होती है, बल्कि क्या होती है? धीरे धीरे इससे किनारों से मुड़कर इस तरह से चली जाती है। इस तरह से नहीं, ये क्या हो गया? कहने का मतलब है कि ये एक विवर्तित तरंग के रूप में बाहर निकल गया। यानी यह ध्वनि यहां से आई और अवरोध से टकराई, वापस नहीं आई और न ही समाप्त हुई। ये क्या हुई? मुड़कर चली गई। जहां इसको जगह मिला वहां से वो मुड़कर चली गई। तो ये कहलाया इसका विवर्तन, विवर्तन ऑफ साउंड। बात समझ रहे ना? ये डिफ्रैक्शन हुआ, ये कहलाया इसका विवर्तित तरंग, विवर्तित हुआ, विवर्तित ध्वनि कहलाएगा ये। बात समझ रहे ना? ये विवर्तित तरंग है, विवर्तित ध्वनि कहिए नहीं। और ये था आपका दीवार अवरोधक। इधर से हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इधर से हम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब क्या हुआ? इस तरह की जो घटनाएं घटित हुई ये कहलाता है ध्वनि का विवर्तन। इसके कारण क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कमरे की दरवाजे खिड़कियां सब बंद होता है और आप रूम में बातचीत कर रहे होते हैं, तो आप जो बातचीत कर रहे होते हैं रूम के बाहर भी ये आवाज चली जाती है।
इसका वजह क्या है? डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड का वजह है। नहीं, डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड में ध्वनि का विवर्तन के कारण। नहीं, एक ही रूम से आवाज नहीं होती है जब वो साउंड प्रूफ हो, और यदि साउंड प्रूफ नहीं है तो आप रूम में जो भी बातें करेंगे वो बाहर चली जाती है, चाहे वो वेंटिलेटर के द्वारा चली जाए या खिड़की द्वारा चली जाए। क्यों? क्योंकि ध्वनि का विवर्तन ही है कि जब ध्वनि किसी अवरोध से टकराकर वापस नहीं आवे और न ही समाप्त हुए बल्कि वह मुड़ कर चली जाए, तब हम उसे विवर्तन कहेंगे। क्लियर हुआ ध्वनि का विवर्तन? चलिए नेक्स्ट समझते हैं ध्वनि का व्यतिकरण। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझ गए। अब हम समझते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, सॉरी इंटरफेरेंस ऑफ साउंड। इंटरफेरेंस ऑफ साउंड, इसे समझते हैं। यह है ध्वनि का व्यतिकरण। व्यतिकरण देखिए मजेदार क्लास है, इस चीज को बढ़िया से समझ लीजिएगा, फिर कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, है ना। और एग्जाम में नहीं भूलिएगा तो मार दीजिएगा, बहुत बड़ी फायदा हो जाएगी। चलिए समझते हैं, है ना। ध्वनि का विवर्तन क्या हो, ये ध्वनि का व्यतिकरण क्या होता है, इसे समझते हैं। ध्वनि का व्यतिकरण यानी समान आवृत्ति और समान आयाम, समझ रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड, एकदम याद रखिएगा। सेम फ्रीक्वेंसी, समान आवृत्ति, और क्या समान, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड, है ना, सेम एम्पलीट्यूड यानी समान आवृत्ति और समान आयाम वाली दो ध्वनि नहीं जब किसी बिंदु पर मिलती है। समान आवृत्ति यानी सेम फ्रीक्वेंसी और सेम एम्पलीट्यूड की जब दो ध्वनि कहां मिलती है, किसी बिंदु पर मिलती है, तो वहां पर ध्वनि ऊर्जा का पुनर्वितरण यानी रीडिस्ट्रीब्यूटन हो जाता है। इस तरह की जो घटनाएं घटित होती है दैट इज ध्वनि का व्यतिकरण। कहने का अर्थ है समान फ्रीक्वेंसी और समान एम्पलीट्यूड, बस समझ रहे ना, एकदम दोनों समान, समान आवृत्ति और समान आयाम की जब दो ध्वनि तरंगें किसी पॉइंट पर मिलती है, नहीं किसी पॉइंट पर मिलती है, तो वहां पर ध्वनि का रीडिस्ट्रीब्यूटन हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि पुनर्वितरण, नहीं क्या हो जाता है, ध्वनि का पुनर्वितरण हो जाता है। ध्वनि का क्या होता है, पुनर्वितरण हो जाता है। नहीं, जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो ध्वनि तरंगें किसी बिंदु पर मिलती है तो ध्वनि का रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी पुनर्वितरण हो जाता है। नहीं, तो इस स्थिति को हम ध्वनि का विवर्तन कहेंगे। अब यहां पर दो बात होती है कि जब ध्वनि तरंगें समान कला में, नहीं समान फेज यानी सेम फेज में, समान कला में, ये दो बात होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है और एक जो है डिस्ट्रक्टिव होता है, एक संपोषी व्यतिकरण होता है, एक विनाशी व्यतिकरण होता है। तो समझिएगा, यदि समान कला में मिली, समान कला में मिली तो ध्वनि की तीव्रता क्या होगा, अधिकतम हो जाती है। नहीं, जब समान कला में मिलती है, समान कला में यानी सेम फेज में मिलती है, नहीं जब सेम फेज में मिलती है तो क्या होती है, उसकी तीव्रता, है ना, उसकी तीव्रता अधिकतम होती है, अधिकतम हो जाती है यानी मैक्सिमम होती है। नहीं, जब समान कला में मिलेगी तो उसकी तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, जिसे हम संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। यानी इसे हम क्या कहेंगे, संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। संपोषी व्यतिकरण का मतलब क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव, नहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, नहीं क्या कहलाएगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगी। उसी तरह उसका विपरीत, जब विपरीत कला में मिलेगी, नहीं जब क्या होगा, विपरीत कला में मिलेगी, तब क्या कहलाएगा, वह विनाशी व्यतिकरण कराएगा यानी डिस्ट्रक्टिव। ये समान कला, दूसरा रखिएगा जब विपरीत कला, नहीं जब विपरीत कला में मिलेगा तब क्या कहलाएगा, संपोषी, नहीं तब वहां पर विनाशी व्यतिकरण कहलाएगा, विनाशी व्यतिकरण, नहीं यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाएगा।
क्लियर हुआ? यानी कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, ये दोनों में से कोई एग्जाम में आएगा तो मार दीजिएगा। समान कला कहेगा, सेम फेज कहेगा तो कंस्ट्रक्टिव मारना है, और विपरीत कहेगा अपोजिट फेज तो आपको मारना है डिस्ट्रक्टिव। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं मैक नंबर। मैक नंबर क्या होता है? मैक नंबर पढ़ा होगा आपने, मैक संख्या नहीं, किसी माध्यम में पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। यानी मैक नंबर इज इक्वल टू किसी माध्यम में पिंड की चाल होता है, पिंड की चाल, और उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक नंबर कहते हैं। क्लियर है? किस माध्यम में? यदि पानी में ध्वनि की चाल, यदि पानी में पिंड की चाल तो ध्वनि की चाल भी पानी में, यदि हवा में ध्वनि की चाल तो हवा में इसी, यानी जिस माध्यम में पिंड की चाल उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को हम कहेंगे मैक नंबर। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो वैसे क्या कहलाएंगे? वैसे पिंड की चाल पराध्वनिक कहलाएंगे। यदि 1 से अधिक है, यदि मैक नंबर 1 से अधिक है तो पराध्वनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पराध्वनिक। और यदि 5 से अधिक है, समझिए, यदि मैक नंबर 1 से अधिक है तो पराध्वनिक, और यदि 5 से अधिक है अति पराध्वनिक कहलाएगा। अति पराध्वनिक। क्लियर हुआ? चीजों को समझे। यदि 5 से अधिक है तो अति पराध्वनिक। क्लियर है? और यदि 1 से अधिक है तो पराध्वनिक। अब मैक नंबर कहलाएगा क्या? कि जब पिंड की चाल, जिस माध्यम में पिंड की चाल उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को हम मैक नंबर कहेंगे, यानी मैक संख्या कहेंगे। यदि मैक संख्या 1 से अधिक है तो वैसे पिंड की चाल को पराध्वनिक, और यदि मैक संख्या 5 से अधिक है तो वैसे पिंड की चाल को अति पराध्वनिक कहेंगे। तो इस तरह से मैंने आज के क्लास को देखा। फिर मिलेंगे अगले क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।